हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, आप सबकी एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। फरवरी में आपका एग्जाम है और ये भी आप जानते हैं कि बोर्ड ने इसके लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है। उस क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या आता है आपको पता है। ठीक है, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। ठीक, अब आपका जो चैप्टर फर्स्ट वाला आपको दिया, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को थोड़ी समस्या आ रही होगी क्योंकि ये पूरी हिंदी में जारी की गई है। तो मैं इसका आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी हेल्प मिल जाए। मैं बोथ मीडियम में समझाऊंगा इसको ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों का इसमें फायदा हो जाएगा, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक, चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन जो है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, या फिर हो सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर लगने वाला बल। ठीक है, प्रश्न है आपका कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल। देखो, ये तो आपको विदित है कि आपने पढ़ा भी है कि प्लस Q आवेश है यहाँ पर, यानी प्लस Q चार्ज है, और मान लो यहाँ कोई P पॉइंट है और इस पर आपको फोर्स लग रहा है, मान लो ये। ठीक, इस फोर्स का कैलकुलेशन तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा दिया है, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट करके अपन पढ़ते थे, इसका इनटू इधर कर दो, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, यानी F इज इक्वल टू क्यू E वाला आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि C वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल क्या है? F बराबर QE, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है ना। यहां पर ये जो Q नॉट होता है, यानी ये जो Q है, ये परीक्षण आवेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले में भी ध्यान रख लेना, इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं है कि भाई एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है, और उस चार्ज पर एक पॉइंट भी है, वहां पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की काउंटिंग पूछिए, यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। ठीक, चलो अगला है, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। एक पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये पूछा गया है। ठीक, यानी कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर, ये एक बिंदु आवेश से r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट होता ही सी, और आवेश भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इन सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मैं बहुत मीडियम में बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो जिसका जो मीडियम है वो उसके अनुसार समझते हैं। एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है, एक खोखला गोला है और उस खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये खोखला गोला है बच्चों, और इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, देखो बड़े आराम से समझो इसको। ठीक, और गोले से संबद्ध फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स ES cos थीटा से भी निकलता है, और अगर गॉस लॉ से निकालते हैं तो phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट से निकालते हैं। अपन यहाँ गॉस लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे। अच्छा, द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? तो द्विध्रुव पर कुल आवेश यानी कि नेट चार्ज होता है 0, यानी डाइपोल पर नेट चार्ज आपका 0 होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझ लें कि एक स्फीयर दे रखा है, एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के इनसाइड एक क्या रखा है, डाइपोल रखा हुआ है, और हमको पूछ रहा
है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल जो नेट चार्ज आपका इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो नेट चार्ज इसके अंदर जीरो हो गया, तो यहाँ पर आप जीरो पुट कर दोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बाय स्केलर नॉट जीरो, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तीसरे का सी वाला। हालांकि आंसर शीट आपको इस क्वेश्चन बैंक के नीचे आपको आंसर शीट भी दे रखी है, आप विमर्श पोर्टल पे जाकर क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। चल फोर्थ वाला है, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। चलो यानी कि पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज से, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज, चार्ज कितना यानी कि आवेश कितना 1 कूलम। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकालते तो Q बराबर प्लस माइनस n, ये सूत्र है। तो n बराबर Q बटा E के सूत्र से आप निकाल सकते हैं। आवेश यानी चार्ज कितना है आपके पास, 1 कूलम। E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। हल कर सकते हैं आप, चाहे तो दशमलव रिमूव कर लें, 16 हो जाएगा। 10⁻19 इसको ऊपर ले लिया, प्लस में चला गया, ठीक। 19 को आप 18 बना लो और इसको 100 लिख दो। 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाएगा। तो 10⁻18 तो कितना आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा आपका 6.25 10⁻18, ठीक। अगला है, मुक्त आकाश में पराविद्युतांक का विमीय सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि पराविद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आपको पूछा गया है मुक्त आकाश में, यानी कि आपको वैल्यू पूछी गई है परमिटिविटी की, यानी विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस, ठीक। तो निकाल लेते हैं, इसका निकालने का तरीका आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कूलम्ब्स के लॉ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए तो इसको इधर ले लो, और फोर्स कहाँ आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा। तो Q1 Q2 बटा R। देखो आवेश का विमीय सूत्र होता है आपका 80, बल का mLT-2, और दूरी यानी डिस्टेंस का L और स्क्वायर लग ही रहा है। अब इसको ऊपर ले लो आप, ये हो जाएगा आपका m इनवर्स, ये L और ये L स्क्वायर, L क्यूब यानी L क्यूब इनवर्स। अब ये T स्क्वायर तो यहाँ ऊपर हो रहा है, और यहाँ से क्या ले लिया आपने, तो T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, और ये आ गया आपका A स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपका ये वाला ऑप्शन है m इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ A स्क्वायर, ये आपका किसका विमीय सूत्र हो गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो गया, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। अगला है, एक समान विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है आपका द्विध्रुव, और द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई। याद करो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक, क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब। बाकी सब चीजें अगर नियतांक ले ले, क्योंकि द्विध्रुव का द्विध्रुव अवगुण नियतांक हो ही गया, ये तो नियतांक है ही सही, तो E व्युत्क्रमानुपाती r क्यूब। यानी कि एक बार इंग्लिश के हिसाब से भी बता देता हूं कि एक डाइपोल है और उससे r डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो ये आपका फार्मूला है एक्सियल पोजीशन का, इसके अकॉर्डिंग हो गया। चल अगला है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, इंग्लिश में भी बता देता हूं, एक क्यूब है और जिसकी सारी साइड्स कितनी है, x है, के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा हुआ है, और उसके जो सेंटर है उससे x/2, ठीक है, x/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ अबाउट क्या रखा हुआ है, एक चार्ज q है
ठीक है, आवेश Q रखा हुआ है। तो घन से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स है, सॉरी। तो घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या दे रखा है बच्चों? एक आपका क्यूब है और क्यूब की जो साइड है सारी वो कितनी है? x है, और सेंटर से x/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q है। मतलब कि ये चार्ज कहाँ है? ये चार्ज इस क्यूब के अंदर है, ठीक है। और अंदर टोटल चार्ज कितना है आपके पास? q, इनसाइड टोटल चार्ज है हमारे पास q। तो फ्लक्स पूछा है तो q बाय क्या हो जाएगा? s पाइलॉन नॉट। अगर ये कॉर्नर्स पे पूछता तो आंसर कुछ और होता, पर इसने कहाँ पूछा? सेंटर्स पर। अगर अलग अलग कॉर्नर्स पे पूछता तो फिर अपन क्या लिख देते? अगर एक कॉर्नर पे पूछता तो ये 6 आ जाता इसके साथ, q/6s पाइलॉन नॉट। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पक्के से याद है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। E = F/Q अभी पढ़ा था। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये तो थे आपके चूज वाले। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है एक ऋणात्मक आवेश के लिए स्थिर विद्युत बल रेखाएं से रिक्त स्थान से प्रारंभ होती हैं, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये आपसे जानना चाह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं। तो नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज बटी है। और मैंने आपको जब पढ़ाई थी विद्युत बल रेखाएं तो ये बताया था कि नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत बल रेखा अनंत से विद्युत क्षेत्र की तरफ आता है, क्योंकि अकेला है ना। अकेले ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहां से शुरू होती है? इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ। तो यहाँ कहां से आ जाएगी? ये अनंत से। धातु का पराविद्युतांक होता है, तो ये तो आप सब लोगों ने रट रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ किसके लिए? मेटल के लिए, है ना, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना है? इनफाइनाइट, यानी धातु का पराविद्युतांक अनंत है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला। दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने गुना होगा? क्वेश्चन है कि भाई दो द्विध्रुव हैं, यानी कि दो डाइपोल हैं। एक डाइपोल ये बना लिया -q + q, फिर दूसरा डाइपोल भी अपन ने ऐसे बना लिया, और इन दोनों ही डाइपोल के बीच का डिस्टेंस मान लो ये वाली भी d ले ली और ये वाली भी d ले ली। अब ये दोनों मिला के कितनी हो रही? 2d। और ये बोल रहा है बच्चा कि इसका 2 गुना कर दो, तो इसका 2 गुना कर दो तो 2 × 2, ये कितना हो गया? 4d, ठीक। 2 गुना करने पर अब बल पूछ रहा है, तो बल के लिए हमारे पास जो सूत्र था वो क्या था? Q1 Q2/r², यानी दूरी का वर्ग। तो क्या होता है? दूरी के वर्ग में ले लो, तो 4d का वर्ग कितना? 16। तो कितना गुना हो जाएगा बच्चा? ये 16 गुना, ठीक है। कितने गुना हो जाएगा? ये 16 गुना, ठीक है, होता है उसका। चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? किस प्रकार आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो जब क्या हो? जब आवेश किस प्रकार से समूह है ना, तो जब आवेश क्या हो? ये इस प्रकार से जो समान दूरी पर स्थित हो, इनका जो समूह हो उसकी दूरी क्या है? आवेश, जितने भी आवेश हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश हैं, वो क्या हो? समान दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से उनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या रहता है? आपका एक समान रहता है। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है? तो देखो, ये एक सूत्र था जो आपने पढ़ा था, E = λ/2π/s/0r। तो ये E व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि एक समान आवेशित चालक के लिए, एक समान
आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रहे बात, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। तीसरा क्या था, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, पहले मैंने अनुक्रमानुपाती पढ़ दिया था गलती से, व्युत्क्रमानुपाती था इसमें ना, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एक बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, ये एक बिंदु आवेश के लिए व्यंजक भी प्राप्त किया था हम लोगों ने, तो एक बिंदु आवेश के लिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला था, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसके लिए अपन ने अक्षीय स्थिति वाला पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घन के व्युत्क्रमानुपाती कब होगी, इसमें, यानी एक्सियल पोजीशन की वाली बात से पूछा गया है। तो किस प्रकार का आवेश समूह, तो द्विध्रुव के लिए है ना, ठीक, द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होगी, बिंदु आवेश के लिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है, और एक समान आवेशित चालक के लिए दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक। ये यहां तक आपके एक वाक्य में भी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगला जो आपको पूछा गया प्रश्न 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं, इन पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम में देखा जाए तो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण देखते हैं बच्चों। देखो आपको ये पढ़ा चुके हैं, इसीलिए केवल फास्ट बता रहे हैं ना, इसमें एक एक को मैं समझा जरूर रहा हूं, पर ये केवल क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो देखो आवेश के क्वांटीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृति में जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि अगर कहें कि प्रकृति में इन नेचर जो चार्ज होता है वो एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज का, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो एक इंटीजर का मल्टीपल होता है, इंटीजर का मल्टीपल होता है, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। यानी कि ये जो है आवेश है जो पूरा कंप्लीट मिलेगा, टुकड़ों में नहीं मिलेगा। n क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। चल अगला है आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, ठीक है, एडिटिव, एडिशन है ना, एडिशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज एडिशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों हम आवेश को, जैसे मान लो आपके पास Q1 है 3 कूलम प्लस 3 कूलम, Q2 है -4 कूलम, ठीक है, और दोनों का अगर सम करें तो Q1 + Q2 +-4। योज्यता का मतलब क्या है, इनको आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो ये हम 2 या 2 से अधिक आवेशों को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, इसे इसकी योज्यता कहा जाता है। अगला है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, यानी कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। देखो आवेश संरक्षण के बारे में बहुत सरल है वैसे ये, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण। देखो प्रकृति में जो आवेश हैं, है ना, जैसे कि किसी विलगित निकाय में, इसको इस प्रकार से पढ़िएगा, किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, द चार्ज क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा ये तो एक बात हो गई। या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको कि मान लो कि कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, आप इसको अभी टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या हो रहा है 1 कूलम, ठीक है, अगर आप इसमें आपस में ये चार्ज इसमें यहाँ से यहाँ आ जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या यहाँ
से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाए, यहाँ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मान लो, तो यहाँ 4 हो जाए या -3 हो जाए, तो वापस से नेट चार्ज आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है, ये भी लिख सकते हो आप, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। आप चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हैं परीक्षा में। क्या लिख सकते हैं कि कांच की छड़ को मान लो रेशम पे रगड़ा, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलते हैं उतने ही कहाँ चले जाते हैं, रेशम में। ठीक, तो जितने कांच की छड़ में कमी हुई है वो रेशम में चलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉयड थोड़ी हुए, संरक्षित ही है। ठीक, अगला आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत भी बहुत सरल है। मान लो ये एक आवेश है Q1, ठीक है, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं। तो किसी एक आवेश पर, ठीक है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला बल, जैसे इस पर दूसरे फर्स्ट 1 2 3 फर्स्ट 3, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों का योग, ठीक है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों का योग उन आवेशों के पर लगने वाले बलों के परिणामी बल के बराबर होता है, या लगने वाले बलों का सदिश योग, ठीक है, उन बलों के परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? भाई ऐसा इसलिए होता है कि भाई अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर काट जाएगी तो उनके यहाँ पर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएगी, एक से ज्यादा दिशाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की एक से ज्यादा दिशाएं हो जाएगी। यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके कटान बिंदु पर एक से अधिक विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, तो आपने पढ़ा है ये कि भाई किसी पृष्ठ के, ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो जाएगी उसे आप विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हालांकि मैं इसमें इतना आगे नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। एक प्रश्न और छूट गया बीच में, 6ठे नंबर वाला है ना, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के विमेय सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप 2 प्रकार से दे सकते हो। आप तीव्रता वाली परिभाषा भी इसमें लिख सकते हो, या फिर हम ये लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, प्रभाव का मतलब समझ में आ गया, जहां तक उसका बल अनुभव किया जा सकता है, उसे आप क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और अगर तीव्रता के फॉर्म में देना चाहें तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कहते हैं। मात्रक पूछा है कि मात्रक और विमेय सूत्र भी लिखिए। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। बल का विमेय सूत्र हो गया mLT-2 और आवेश का हो गया आपका AT। तो ये हो जाएगा आपका mLT−3A−1। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है प्रश्न क्रमांक 10 पर, है ना। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, उनके बीच में कितना बल है? देखते हैं क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि भाई 2 वायु में यानी एयर में एक दूसरे से छोटे आवेशित मतलब 2 चार्ज स्पेयर हैं, जो कि कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इस पे लगने वाला अपने को क्या चाहिए? बल चाहिए। अभी जो 2020 की स्पेशल एग्जाम हुई थी कोविड के बाद, जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे, मतलब जिनको अपने रिजल्ट से जो सेटिस्फाई नहीं थे,
और उनका जब डबल पेपर हुआ था तो उस वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या है? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दो आवेश हैं, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहला आवेश है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, ये दो स्पेयर है, इतने इतने डिस्टेंस पर है। Q1 मान लो बच्चों 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 हो गया आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। R कितना है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। तो 30 यानी सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास जो सूत्र है, बल ज्ञात करना है आपको। बल का यानी कूलाम के नियम से आपको याद है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r वर्ग। देखो 1/4πε0 का मान आप सब जानते हैं, 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना? 2 × 10⁻⁷ गुणित Q2 कितना? 3 × 10⁻⁷ बटे R कितना? 30 × 10⁻² का वर्ग। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 का गुना इसमें कर दो, 6 9 54 गुणित, अब 10 की घात कितना हो गया? 9 माइनस 7 दूनी 14, नीचे वर्ग करो, कितना हो जाएगा? ये 3 का वर्ग मतलब 30 का वर्ग 900 गुणित 10 की घात -4, कैंसल करो 9 से, 9 छंग 54 वापिस से। अब 100 हो गए, ये 10 की घात -2 रह जाएगा, इसको भी ऊपर ले लो। तो 6 गुणित ये 10 की घात 9 में से 14 -5, 10 की घात -5 प्लस 2, ये 2 ही रह गया था ना, तो 6 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन। ये 2 नंबर में ऐसे सवाल आ भी सकते हैं। ठीक है, और भी आप आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो बल ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, ऐसे सवाल आप जरूर हल करें। तो ये जो प्रश्न अभी तक मैं बता रहा था, ये केवल 2 नंबर जैसे प्रश्न इसमें प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। ये टोटल कितने, इनकी संख्या जो शुरुआत से 10 प्रश्न ये 2-2 नंबर के दे रखे थे प्रश्न बैंक में। प्रश्न बैंक आप विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी आपके पास नहीं है तो। हालांकि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं नीचे पट्टी चला दूं, जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं वो आपको दिख जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न जो है, हाँ, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, और अक्षीय निरक्षीय स्थिति, व्हाट इज डाइपोल एंड एक्सियल एंड ब्रॉडसाइड पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने इसमें बता दिया है। पहले द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं पहले तो ये तो आपको याद है ही सही, वैसे फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चल, अब अक्षीय स्थिति में इसको पढ़ना है। तो देखो यहां से अपन अक्षीय स्थिति में O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। कैसे लिखेंगे? माना कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB दिखाया गया है जिसके 2 आवेश -q तथा +q हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इतना लिख देंगे और इसको आप वायु या निर्वात में ही हल करें, जब तक ये नहीं बोले कि माध्यम में रखा हो। ठीक है, तो इसको कहाँ रखें अपन? वायु या निर्वात में। चलो, क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो निकालते हैं, बहुत सरल है वैसे। पहले लेते हैं धन q आवेश के कारण, एक्सियल पोजीशन करवा रहा हूं बच्चों, है ना। धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या लिखते हैं?
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सूत्र क्या था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था E बराबर 1/4πε0 Q बटा R वर्ग। ठीक, हम कहा धन क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका BP का वर्ग। और धन क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा भाई आवेश से दूर जाएगी, तो ये हो गई बाहर की तरफ। ठीक, किधर जा रही दिशा, तो BP दिशा में अलोंग BP। ठीक, तो E1 आपका निकल आया। अब BP है तो ये दूरी आपकी 2a थी, इसको आधी आधी बांट ली और इस R में से इस a को माइनस कर लो, तो 1/4πε0 Q बटा R माइनस a का वर्ग। ठीक है, फिर देखते हैं इसी टाइप से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो इसलिए मैं ज़्यादा लाइनें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो E2 बराबर 1/4 माइनस क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं 1/4πε0 Q बटा क्या हो जाएगा दूरी अब बच्चों AP का वर्ग, और ऋण क्यू आवेश के लिए दिशा किधर हो जाएगी आपकी अंदर E2, तो क्या हो जाएगा भैया ये PA दिशा में, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटा क्या हो जाएगा ये टोटल ये A है और वो R है, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस A का वर्ग। ठीक है, इसको 2 दे दो। अब बच्चों देखो दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता चाहिए अपने को, तो एक की दिशा आपकी इधर जा रही है एक की इधर जा रही है, तो परिणामी निकालने के लिए इस E2 को आप उलट देंगे। और क्यों E2 को क्यों उल्टेंगे, क्योंकि E2 छोटा है E1 से, E1 बड़ा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हिंदी में परिणामी तीव्रता, ठीक है ना, या इंग्लिश में रहने दो, परिणामी तीव्रता। तो क्या हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 यानी ये अपन को पता है कि E1 ग्रेटर देन E2, ये दिख ही रहा है फॉर्मूलों में, ध्यान से देखो अब। ठीक है ना, अब दोनों की वैल्यू रख दो आप, तो थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी अपने को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारा एक एक लाइन टू लाइन समझाऊं। तो 1/4πε0 और Q दोनों में कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद आप कॉमन निकालोगे तो Q/4πε0 1/r माइनस a का वर्ग 1/r प्लस a का होल वर्ग। एलसीएम ले लो बच्चों, तो Q/4πε0 एलसीएम लोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका r वर्ग माइनस a वर्ग का होल वर्ग, इससे डिवाइड कर दो तो r प्लस a का होल वर्ग माइनस r माइनस a का होल वर्ग। तो Q/4πε0 ये देखो आप ये a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b a माइनस b, a प्लस b माइनस r प्लस a, ये हो गया आपका r वर्ग माइनस a वर्ग का होल वर्ग, प्लस a से a कैंसल, r से a कैंसल। अब क्या हो जाएगा बच्चों Q/4πε0 r और r 2r और a और a 2a, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और q इंटू 2 होता है आपका p यानी कि डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा p आ जाएगा, तो 1/4πε0 2p बटा r वर्ग माइनस a वर्ग। और जो r की वैल्यू है बच्चों वो a से r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए इस a को छोड़ देते, क्योंकि डेफिनेशन में ही था, परिभाषा में क्या था, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो ये आवेश जो है दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर है, तो ये दूरी इस r की तुलना में बहुत कम हो गई और इसका वर्ग भी है, तो a वर्ग को क्या कर देंगे नगण्य, तो a वर्ग को आप छोड़ दो, तो 1/4πε0 ये r भी छूटे 2p, r की घात 4 कैंसल कर देना r क्यूब,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पोजीशन में डेरिवेशन आ गया। निरक्षीय स्थिति में भी निकालना है। 2 प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। तो अब निरक्षीय वाला ले लेते हैं इस अध्याय में। आपके ये प्रश्न ये भी आप कर लेंगे, केवल प्रश्न बैंक ही आप कर लेंगे तो भी 5 नंबर इस यूनिट में कोई नहीं रोक सकता आपके। ठीक है, और सबसे ज्यादा फोकस ही आपको इस पहले चैप्टर पे करना है, इसमें से तो आ ही जाता है। चलो, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे होंगे। तो -q और ये आपका +q। भाई मध्य बिंदु से अगर आप लंबवत ले लें कोई बिंदु, तो यहां आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों से बराबर दूरी पर लेना। ठीक, चलते निकालते। अब फिर वही वाला मामला, एक एक आवेश के लिए निकालते ही सी। धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो धन q आवेश के लिए फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दूरी r है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r वर्ग होता है। पर अब हमारे पास दूरी ये है, इसे a, इसे b और इसे p दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये bp का वर्ग। आपको क्या बोला था, धन q आवेश के लिए दिशा हमेशा बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, bp दिशा में। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। शुरुआत में क्या लिखिएगा कि 2 आवेश हैं, -q + q हैं, उनके बीच की दूरी 2 है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इस तरह से लिख देना, बहुत सरल हो जाएगा। अब यहां इसमें आप पाइथागोरस लगा लेना, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये √r वर्ग धन a वर्ग, चूंकि वर्ग है इसलिए q/r वर्ग धन a वर्ग, इसको दे दे आप समीकरण 1। फिर क्या लिखेंगे, -q चार्ज के लिए निकाल देना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये की लाइन रिपीट कर देना। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, अब ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, AP का वर्ग, यानी कि PA दिशा में। तो PA दिशा में लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, अब ये वाली दूरी भी यही वाली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऋण के लिए अंदर की तरफ लेना है, यानी P है ना, और दूरी तो यही रहेगी सेम, कान इधर से पकड़ो नहीं इधर से पकड़ो, बात तो वही होती है। तो ये हो गया आपका r वर्ग धन a वर्ग। अब यहां दिक्कत ये है कि यहां सीधे सीधे आप ये नहीं कर सकते, यहां कंपाउंड डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना, तो 2 घटकों में विभाजित करेंगे आप इसको। तो सबसे पहला वाला मामला ये समझे, ये वाला कोण मान लो आपका थीटा है। ठीक, तो अब देखो इसके 2 भाग करते हैं, E1 के 2 भाग करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में इसको बांट रहे हैं। तो बच्चों अब देखो ये वाला थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा ही रहेगा। अब इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका कोस थीटा हो जाएगा। सामान्यतः याद रखने का तरीका थीटा के साथ वाला कोस थीटा ले लो। E2 के भी 2 कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा E2 कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। क्योंकि E1 और E2 के मान देखो बराबर है, तो यहाँ क्या लिखोगे, अब इसके बाद लिखना है अपने को कि भाई E1 देखो, E1 व E2 को 2 घटकों में विभाजित किया गया। E1 का ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा। E2 का ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा तथा क्षैतिज घटक E2 कोस थीटा है। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा
परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में, देखो E1 और E2 का मान बराबर है, तो बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। किंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो जो परिणामी तीव्रता आएगी, जो परिणामी तीव्रता जो आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, सॉरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों के E1 E2 बराबर हैं, तो इसको दोनों E2 की जगह भी E1 ले लिया, तो E1 और E1 मिला के क्या हो गया 2E1 cos थीटा, और 2 इंटू E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा अंडर रूट R वर्ग, सॉरी R वर्ग धन A वर्ग इंटू, अब cos थीटा निकालना है, क्या निकालना है आपको, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर A, कर्ण क्या है अंडर रूट R वर्ग धन A वर्ग, ठीक। अब ये देखो ये Q और ये 2A मिला के क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा, अब यहाँ देखो घात 1 और यहाँ आधी, आधा और 1 1.5 होता है 3/2, तो R वर्ग धन A वर्ग की घात 3/2। तो अब यहाँ पर भी वही वाली सिचुएशन है, R बहुत बड़ा है A से, तो A वर्ग को क्या कर देंगे नगण्य, तो A वर्ग को छोड़ दो यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R वर्ग की घात 3/2 से 2 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका बच्चा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक। अगला वाला प्रश्न दे रखा है तीसरे नंबर पर, जो प्रश्न है आपका गास का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो गास का नियम यानी गास की प्रमेय हम लोगों को हमने पढ़ाई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत फास्ट ले रहा हूं बच्चों, कि मुझे इसको कवर करना है, पूरा चैप्टर एक साथ में करवा रहा हूं, इसीलिए कुछ चीज़ें फास्ट हैं। तो अब इनको इसके, हालांकि आप इसका और भी लेक्चर देखना चाहें तो वो डले हुए हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, आप अपना 12th का लेक्चर ढूंढ सकते हैं, पहले चैप्टर का पूरा है उसमें डिटेल से, पार्ट वाइज है ना। चलो अब गॉस के नियम की अगर बात करें, देखो बच्चों आप ऐसा मान ले, मैं इसको बहुत सरल वे में करवा रहा हूं गॉस की प्रमेय। पहले जो प्रमेय मतलब आप लोग करते हैं, हालांकि बहुत सारी अलग अलग अल्टरनेट मेथड से ज्यादातर लोग करते हैं, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लो कि एक गोला है, ये गोला है, ठीक, और इस गोले के यहां केंद्र पर धन q आवेश है, r दूरी पर यहां अपन इस गोले के पर कहीं पर भी अपन क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। गॉस का नियम का काम ही फ्लक्स निकालना है। मैं इसका कथन आखिरी में बताऊंगा, ठीक है, मुख्य बात जो प्रमेय है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले प्रूफ समझो आप। तो धन q आवेश है, और धन q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बाहर की तरफ होगी, ये भी पता आपने को अभी थोड़ी देर पहले भी देखा। यहां आप एक छोटा सा पृष्ठ ले लो बच्चों, छोटे से पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं, इस पर अपने एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर लें, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, जिसको ds दे दिया आपने छोटे से सरफेस को, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या था फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है d फाई बराबर EDS cos थीटा। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा,
आपका cos 0। cos 0 का मान कितना है बच्चा? 1। अच्छा, और विद्युत देखो धन के वो बिंदु O से ये दूरी कितनी ले लो आप? R। तो धन के आवेश के कारण R बिंदु P से O से धन के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है क्या है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। किधर है दिशा? OP। अब E का मान है यहां रख दो, पर बच्चा मैंने तो पूरे गोले के लिए निकालना है, तो ऐसा मान लो कि ये पूरे गोले पर ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि गोला छोटे छोटे अवयवों यानी DS से मिलकर पूरे छोटे छोटे अवयव मिलकर एक गोला बना हुआ है। ठीक, या गोले को छोटे छोटे अवयवों में बांट दिया गया है और इससे अब संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या कर दो बच्चों आप? समाकलन कर दो। डी फाई बराबर 1/4πε0 Q/r²। सतह समाकलन कर दो इसका, सरफेस इंटीग्रेशन। तो डी फाई का क्या हो जाएगा बच्चों? फाई, और ये आ जाएगा बाहर Q/4πε0 ds। ds का समाकलन आपका s हो जाएगा। s क्या हो गया बच्चा? s हो गया गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 4πr²। ठीक, तो 4π से 4π कैंसल, और इसमें सॉरी अपना r² भी है ना, तो Q/r² से r² भी कैंसल। ठीक, तो क्या बच गया यहाँ से? Q/ε0, तो फाई बराबर Q × 1/ε0। आगे स्टेटमेंट कथन क्या आया? गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसे आप क्या बोल सकते? ये गॉस की प्रमेय होगी आपकी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लेंगे। हालांकि तरीका मेरा यही रहेगा जो अभी मैंने करवाया है, इसकी हेल्प से लाना है। गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए आपको क्या कर देना है? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति करना है। ठीक, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। यहां मान लो धन के आवेश है और धन के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, और यहां हमें क्या निकालना है बच्चा? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं सर्वप्रथम अपन, फिर बल तो अपन बाद में निकालेंगे। तो विद्युत इसको r को त्रिज्या मानकर यहां पर r त्रिज्या का एक गोला खींच देते हैं, जो कि एक गाउसियन पृष्ठ होगा। और इस गोले पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया आपने ds, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। ठीक, तो गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका EDS cos 0, क्योंकि दिशा एक ही हो जाएगी ना फिर। तो ये आ गया आपका E नियतांक बाहर, अंदर बचा DS।
ds का क्या हो जाएगा आपका s। ठीक, तो s मतलब गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r। इसको समीकरण 1। अब किसके प्रमेय का उपयोग करना, गॉस की प्रमेय के, तो गॉस के नियम से अभी हाल भी पढ़ा और आपको पहले से भी याद है, फाई बराबर क्यू बटा एस पहला नॉट। इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो इनके फाई फाई इक्वल हो जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों का फाई बराबर, तो e इंटू 4 पाई आर वर्ग क्यू बटा एस पहला नॉट, तो e बराबर 1 बटा 4 पाई एस पहला नॉट क्यू बटा आर वर्ग। ये बच्चा एक बिंदु आवेश के लिए है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो यही कर देना, पर मुझे तो क्या निकालना है इसकी सहायता से, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है, और इसके कारण लगने वाला बल, तो बल हो जाएगा आपका F बराबर Q नॉट E, और E का मान यहाँ रख दो आप, तो Q नॉट 1 बटा 4 पाई एस पहला नॉट क्यू बटा आर वर्ग, तो F बराबर आ गया 1 बटा 4 पाई एस पहला नॉट क्यू नॉट बटे आर वर्ग न्यूटन। ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आ गया। किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति हम लोगों ने कर ली। चल अगला प्रश्न, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर तथा बाहर स्थित विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब एक आवेशित चालक हैं, उनको मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हैं, और उसके इनसाइड और आउटसाइड आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बराबर ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपका एक आवेशित खोखला गोला है, एक गोला है, ये भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो आवेशित एक समान आवेशित खोखले गोले के लिए, है ना, समान आवेशित एक समान आवेशित खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये एक गोला है आपका, इसमें एक गोला मान लो कि यहां पर एक गोला है, ये एक खोखला गोला है। ठीक, एक समान आवेशित खोखला गोला है, ऐसा मान लेते हैं कि भाई आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक, और यहां से टोटल अपन आर दूरी ले लेते हैं, ये वाले, और यहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर की बात करें तो बाहर ले लिया अपन ने बिंदु पी। अब इस बिंदु से होते हुए इस बाहर वाले जो आर लिया ना, स्मॉल आर छोटा आर, इसको त्रिज्या मानकर हमने एक गोला खींच लिया। ठीक, तो अब वही वाली बात, तो गोले से गुजरने वाला या गोलीय पृष्ठ, तो जो बाहरी गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको गाउसियन पृष्ठ बोल सकते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर आपका ईडीएस कोस 0, वही वाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और यहां पर वो पृष्ठ कंसीडर कर लो और तीव्रता बाहर की तरफ और ये डीएस। ठीक है, तो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, ईडीएस इसका क्या करो समाकलन। ठीक है ना, तो फाई बराबर ए इंटू ये एस हो जाएगा, जो अभी अपन ने करा होगा वही करना, ए इंटू 4 पाई आर वर्ग,
अब गॉस के नियम से जो अभी पढ़ा था वैसा का वैसा है, जो ज़्यादा अंतर नहीं है। फाई बराबर क्यू बाय एस पाइलॉन नॉट। ये कहाँ निकाल रहे हैं आप? तो बाहर निकाल रहे हैं, आउटसाइड। इसको 1 दे देना और इसको 2 दे देना। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई आर वर्ग क्यू बटा एस पाइलॉन नॉट। तो E बराबर 1 बटा 4 पाई एस पाइलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग। ठीक, अब देखो अंदर की तरफ भी पूछ रहा है कि अंदर भी बताओ। तो अगर अंदर पूछ रहा है तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। अंदर क्या है? Q बराबर 0 है। तो Q बराबर 0 है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो आप, तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया, फाई 0 है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। और अगर सतह पे पूछ लेगा ना तो इस आर की जगह आप ये आर वाला पुट कर देना तो सतह पर भी आपका हो जाएगा। फाइनल लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके पास एक समतल चादर है, ये मान लो ये एक समान अनंत समतल चादर है, इसके ऊपर आवेश यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और प्लेन चार्ज शीट है। तो इस पर प्लस आवेश मान लो, इधर इधर इस पर इधर प्लस आवेश है और इधर भी प्लस आवेश है, इधर पूरे पे प्लस आवेश और इधर भी पूरे पर प्लस आवेश है ना। ये सारे क्वेश्चन लिख लिए होते हैं, तो इनके ऊपर भी प्लस आवेश है। अब यहाँ से इधर भी और इधर होकर अपन एक सिलेंडर यानी गाउसियन पृष्ठ में क्या करेंगे? एक सिलेंडर यानी कि एक बेलन की कल्पना करेंगे। देखो कैसे। तो ये एक समतल चादर है, एक समान आवेशित ये समतल चादर है। ठीक, यहां से गुजर अपन एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं इस प्रकार से कि जो इसमें से पास हुआ, ठीक, जो कि एक गाउसियन पृष्ठ है। अब देखो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे इधर इधर एरिया इधर एरिया इधर। अब ऊपर की तरफ बात करें, देखो विद्युत बल रेखा है, जैसे शीट ऐसे है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ चलेगी। अब ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर यहाँ और यहाँ देखते हैं तो कोस 90, देखो EDS कोस 90, कोस 90 का मान कितना? 0। तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0 होता है और यहाँ पर भी फ्लक्स 0 होता है। तो जो फ्लक्स है केवल इसके वक्र पृष्ठों पर ही है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? चादर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाई बराबर, इसका आप वही समाकलन करना पड़ेगा, तो EDA, तो EDA प्लस EDA, cos 0 हो रहा है तो 1 कर लिया उसको सीधा अपन ने, तो ये DA का A हो गया और इसका भी A हो गया, EA प्लस EA, तो ये हो जाएगा आपका 2EA। देखो मैं भी थक गया हूँ तो शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ वहाँ पे ना, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा? फाई बराबर Q बटा एस पाइलॉन नॉट, ये 1 और ये 2। अच्छा एक बात और ध्यान रखें कि ये यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बटा होता है ना। अब समीकरण 1 व 2 से ले लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से तो दोनों का देखो फ्लक्स बराबर हो जाएगा, तो 2EA बराबर
क्यू बटा एस्पाइलर नॉट, ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा 2a एस्पाइलर नॉट, और क्यू बटा ए क्या होता है बच्चा आपका सिग्मा, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एस्पाइलर नॉट। ठीक है, ये आपका अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन ने एक समान अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरे चैप्टर को हमने एक साथ कवर किया है, कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है, तो इसके सारे चैप्टर के मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, सब पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा आने वाले चैप्टर्स की भी। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट यूनिट तक, और दिसंबर और जनवरी के 15 जनवरी के आसपास तक मैं पूरी ही बुक को खत्म कर दूंगा एक बार, और इस क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, और उसके बाद एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे अपन ऑब्जेक्टिव वाली, तो वो भी आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।